Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about attribution theory. ये थ्योरी जो है एट्रीब्यूशन की तो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बट जो हमारी इग्नू की सिलेबस हैं उसमें एक ही सिर्फ एट्रीब्यूशन थ्योरी दी है, वेर्नर एट्रीब्यूशन थ्योरी। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसी यूनिट में हमने बीम सेल्फ परसेप्शन थ्योरी को भी डिस्कस किया है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम्स में आ चुका है, सो उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सो लेट्स बिगिन। तो ये है वेर्नर जिन्होंने ये थ्योरी डेवलप की थी। तो वेर्नर एट्रीब्यूशन थ्योरी डेवलप्ड इन 1918। उन्होंने 1980s में ये थ्योरी डेवलप की थी। दिस थ्योरी इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी विद इम्प्लीकेशन फॉर एकेडमिक मोटिवेशन। बेसिकली इनकी जो थ्योरी थी वो एकेडमिक मोटिवेशन के लिए थी फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस थ्योरी ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए ये थ्योरी डेवलप की गई थी, इसीलिए इसको एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बेसिकली ये थ्योरी जो है, ये आइडिया जो है, लर्नर्स आर स्ट्रांगली मोटिवेटेड बाय द प्रेजेंट आउटकम्स ऑफ बीइंग एबल टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है। उनको इतना स्ट्रांगली मोटिवेट कर दिया जाए जिससे कि उसका जो आउटकम हो वो ये हो कि वो अपने बारे में फील गुड, मतलब अपने बारे में अच्छा फील करने लगें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू attribution theory, the explanation that people tend to make to explain success or failure can be analyzed in terms of 3 sets of characteristics. तो जो इनकी attribution theory थी, उन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन किया था 2 पॉइंट्स पे, सक्सेस एंड फेलियर, ठीक है। सक्सेस और फेलियर को एनालाइज किया था, तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको उन्होंने अपनी इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया था। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। एट्रीब्यूशन जो इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे, 3 सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे एट्रीब्यूशन थ्योरी में, उसे डायमेंशंस ऑफ एट्रीब्यूशन थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो 3 सेट्स हैं। फर्स्ट है लोकस, सेकंड है स्टेबिलिटी एंड थर्ड है कंट्रोलेबिलिटी, ठीक है। तो लोकस में है एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल, स्टेबिलिटी में है स्टेबल एंड अनस्टेबल, एंड कंट्रोलेबिलिटी में है कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। अब इन डायमेंशंस को किस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है उसको 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोकस से स्टार्ट करते हैं। तो लोकस डायमेंशन रिफर्स टू द परसेप्शन ऑफ द कॉज ऑफ एनी इवेंट्स एज इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। किसी भी इवेंट्स का जो कॉज होता है उस किस तरीके से हमारा परसेप्शन क्रिएट होता है वो लोकस कंट्रोल के अंडर में आता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। इफ़ अ लर्नर बिलीव्स दैट शी फेल्ड हर मैथ्स टेस्ट बिकॉज शी लैक्ड इन एबिलिटी, तो शी इज़ रेफरिंग टू हर इंटरनल एट्रीब्यूशन, ठीक है। वो खुद को ब्लेम कर रही है कि मे बी हो सकता है कि मैंने अपने मैथ्स की प्रैक्टिस जो है वो अच्छे तरीके से नहीं की है, जिसकी वजह से मैं फेल हो गई। ऑन द अदर हैंड शी ब्लेम्स द टीचर टू बी इनकॉम्पिटेंट, शी इज़ रेफरिंग टू एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। इन एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन कि वो टीचर्स को ब्लेम कर रही है कि उस टीचर्स ने अच्छे तरीके से मुझे नहीं पढ़ाया जिसकी वजह से मैं फेल हो गई। तो ये हो गया एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल। स्टेबल डायमेंशंस रिफर्स टू वेदर द कॉज ऑफ इवेंट्स इज स्टेबल और अनस्टेबल अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन, ठीक है। इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। फॉर द प्रीवियस एग्जाम्पल, अभी जो हमने डिस्कस किया है, इफ़ शी बिलीव्स दैट शी फेल्ड हर मैथ एग्ज़ाम बिकॉज ऑफ हर इनएबिलिटी इन मैथ्स, ठीक है। द कॉज ऑफ स्टेबल मीन्स कि एक स्टेबल है, वो मैथ्स में अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो फेल हो गई, वो उसकी जो मैथ्स इशू है वो स्टेबल हो गए, ठीक है। स्टेबल डायमेंशंस को रिफ़र करता है। The cause is more stable if she believes that her lack of ability is permanent,
ठीक है, जो भी हमने बात की कि उसकी जो लैक ऑफ एबिलिटी है वो परमानेंट है, जिसकी वजह से वो मैथ्स में क्या हो गई, फेल हो गई. ऑन द अदर हैंड, इफ़ शी बिलीव्स दैट हैड शी नॉट बीन sick she could have aced the test. और सेकंड वो ये सोचती है कि अगर मैं बीमार नहीं होती तो फिर मे बी द कॉज ऑफ अनस्टेबल एज इलनेस इज़ अ टेम्परेरी फैक्टर. तो टेम्परेरी फैक्टर की वजह से क्या हुई, फेल हुई. ये क्या हो गया, द कॉज ऑफ अनस्टेबल. ठीक है, ओके, ये हो गया स्टेबल एंड अनस्टेबल. अब नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड. ठीक है, तो controllability dimension refers to whether or not the cause of any events is under the control of the learner. ठीक है, या तो फिर जो स्टूडेंट्स हैं या लर्नर हैं उनके कंट्रोल में सिचुएशन हो सकती है या नहीं हो सकती है. फेल और सक्सेस होने का ये दोनों फेज हो सकता है. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ शी बिलीव्स दैट शी कुड हैव डन बेटर इन द टेस्ट हैड शी प्रैक्टिस्ड मोर, द कॉज इज अनकंट्रोलेबल. मीन्स कि वो ये बिलीव करती है कि वो एग्ज़ाम में बेटर कर सकती है, तो उसके लिए वो क्या करती है कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करती है. तो ये कॉज हो गया कंट्रोलेबल, मतलब कि वो कंट्रोल कर रही है अपने एग्ज़ाम्स में पास होने के लिए. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, इफ़ शी डाउट्स हर एबिलिटी इन मैथ्स द कॉज इज़ अनकंट्रोलेबल. अगर प्रैक्टिस के साथ साथ उसे एक डाउट भी है कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाऊँगी, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉज इज़ अनकंट्रोलेबल. ठीक है, जिसके थिंकिंग पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, डाउट्स जो वो कर रही है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये हो गए 3 सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एट्रीब्यूशन थ्योरी में किसने दिए थे, वेनर्स ने दिए थे. कब दिया था, 1980 में दिया था. और किस बेसिस पे इन्होंने एक्सप्लेन किया था, सक्सेस और फेलियर पे. तो 3 पॉइंट्स थे. एक तो लोकस, सेकंड हमारा था स्टेबल एंड थर्ड था कंट्रोलेबिलिटी. तो जो लोकस था उसमें इंटरनल लोकस और एक्सटर्नल लोकस, मतलब कि हम इंटरनल में मीन्स कि हम इंटरनली अपने आप को फोकस कर रहे हैं या ब्लेम कर रहे हैं, या तो एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नली हम अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं एंड अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, जिसकी वजह से फेल और सक्सेस हुए हैं. ठीक है, सेकंड हमने स्टेबल और अनस्टेबल डिस्कस किया एंड थर्ड हमने अभी डिस्कस किया कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. तो इसका जो एट्रीब्यूशन थ्योरी का जो बेसिक प्रिंसिपल्स था, एज इट अप्लाइज टू मोटिवेशन, इज़ दैट अ पर्सन ओन परसेप्शन और एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस. ठीक है, ये अप्लाई होता है मोटिवेशन के लिए कि पर्सन का जो अपना परसेप्शन है या एट्रीब्यूशन है सक्सेस और फेलियर के लिए, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एफर्ट the person will expend on that activity in the future. जो भी पर्सन जितना डिटरमाइन करता है अपने एफर्ट्स को, उसी के बेसिस पे उसकी फ्यूचर क्या होती है, एक्सपेंड होती है. ठीक है, ओके. तो ये हो गए प्रिंसिपल. अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली जो बात की, तो देयर आर 4 फैक्टर्स रिलेटेड टू एट्रीब्यूशन थ्योरी दैट इन्फ्लुएंस मोटिवेशन इन एजुकेशन. तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो इम्प्लीकेशन फॉर एकेडमिक मोटिवेशन के लिए ही ये थ्योरी प्रॉबली डेवलप की गई थी. तो उसी में 4 फैक्टर्स भी दिए थे वेर्नर्स ने. तो वो 4 फैक्टर्स थे एबिलिटी, टास्क डिफ़िकल्टी, एफर्ट्स एंड लक. सो वन बाय वन इन फैक्टर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं. तो एबिलिटी है इंटरनल एंड स्टेबल होती है. ठीक है,
एंड टास्क डिफ़िकल्टी होती है एक्सटर्नल, और ये भी स्टेबल होती है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको कोई भी काम दे दिया जाए और उसको आपको करने में बहुत, ये कहें कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं कर पाऊँगा, या फिर कोई चैम्पियनशिप में गए हो आप, तो सामने वाले को देख के कहोगे अरे यार वो तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत चुका है, तो मैं कैसे करूँगा ये सब। तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल पे हम ब्लेम करते हैं, और ऐसे जो बिहेवियर होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से टास्क डिफ़िकल्ट होता है। एफ़र्ट्स क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। एफ़र्ट्स आप चाहें तो आप इंटरनली खुद से कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको अनस्टेबल कहा जाता है। ठीक है, ये मोस्टली क्या होता है, कंट्रोल में होते हैं। अगर जितनी एफ़र्ट्स आप करेंगे किसी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बेटर होगा। एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फॉर लर्नर। अब लक की बात आती है, लक होता है एक्सटर्नल और अनस्टेबल। हमेशा लक वर्क नहीं करता है, विच द लर्नर एक्सरसाइज वेरी लिटिल कंट्रोल। इसके लक के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये एट्रीब्यूशन थ्योरी को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरी वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।